गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे। जल्दी से आ जाएं, जुड़ जाएं। आज हमारा डे 3 है 6 डेज नोट सेट 5 चैलेंज का, है ना। आज हम डे 3 बना रहे हैं। प्रेरणा जी कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और जैसा कि अभी शानदार सी क्लास खत्म हुई है, हमारी मैराथन सेशन खत्म किया हमने अभी फटाफट से, और मैराथन सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। हेलो रानी जी, कैसे हैं आप? और मैराथन सेशन आप सभी के कारण सक्सेसफुल रहा हमारा। मैराथन सेशन में आज हमने बहुत सारी नई नई बातें करी। हमने पीडियाट्रिक को ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, नो डाउट, मुझे पता है पूरी पीडियाट्रिक कंप्लीट करनी 4 घंटे में इम्पॉसिबल है, बट हम लोगों ने पीडियाट्रिक को, इस नियोनेटोलॉजी को हमने इतना कवर किया, है ना, हमने इतना कवर किया। गुड इवनिंग, नमस्ते, हेलो, कैसे हैं आप सभी? नमस्ते एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर, क्लास बहुत ही बेस्ट थी, थैंक यू सो मच रितिका राजपूत जी। बाकी बच्चे बताएं सर, आपसे लाइव क्लास में बात, आप बहुत दिन बाद आपसे लाइव क्लास में बात हो रही है। रानी जी आप पता नहीं कहाँ रहते हैं, आप शायद हमारी अनअकैडमी की यूट्यूब क्लासेस में नहीं आ रहे हैं। गुड इवनिंग ठाकुर पारुल जी, हाउ आर यू? क्लास को जल्दी से शेयर करें और जल्दी से आ जाएं, जल्दी से जुड़े क्लास के अंदर। आज अपने कुछ बात करेंगे साइकेट्रिक के बारे में, है ना। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग प्राची वर्मा जी, गुड इवनिंग टेलर जी, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चे नित्या गुप्ता जी, गुड इवनिंग। साइकेट्रिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। साइकेट्रिक के बारे में मैं अगर तुमसे पूछूं तो बच्चों, अगर अपने कोई एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर की बात करें, एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं, तो एक्यूट साइकोटिक ट्रांजिएंट डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए कितना टाइम चाहिए? आपके लिए ग्रेट एफर्ट्स फॉर यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। जल्दी से शेयर करें। और मूनलाइट कैसे हैं आप? पहुंच गए आप जल्दी से। सुबु सैनी जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कविक जी, गुड इवनिंग। प्राची वर्मा जी, राखी पटेल हैं आप? ओके, थैंक यू। यहाँ पे तुम नाम बदल बदल के आते हो, हैं? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग अर्चना जी। चलें जल्दी से बताएं एवरीवन, जल्दी से मुझे बोले, जल्दी से क्या शुरू करें आज का सेशन? यो जी कैसे हैं आप? गुड इवनिंग एवरीवन। देखो, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, अगर मैं एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर की बात करूं तो याद रखिए सर, अगर एक महीने से कम साइकोटिक फीचर्स प्रेजेंट है, कंडीशन इज कॉल्ड एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। बच्चों, अगर 1 महीने से 6 महीने तक का ड्यूरेशन है, सर मैं अंतिमा पांडे, सर मस्त क्लास थी अनअकैडमी पे, सब लोग जरूर देखें। विद इन 10 मिनट नहीं ऋतिक जी, 10 मिनट नहीं, 1 महीने से कम सिम्टम्स प्रेजेंट है साइकोटिक के, तो याद रखें दैट इज कॉल्ड एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। अगर कोई तुमसे कहता है सिजोफेनिया को डायग्नोस करने के लिए कितने टाइम के सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो बच्चों याद रखें सिजोफेनिया को डायग्नोस करने के लिए 1 महीने से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ICD-11 क्लासिफिकेशन। ICD-11 के अकॉर्डिंग सिजोफेनिया तभी डायग्नोस किया जाएगा जब आप लोगों के कितने टाइम से ज्यादा, 1 महीने से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। बट अगर मैं DSM-5 क्लासिफिकेशन की बात करूं तो DSM-5 क्लासिफिकेशन कहता है कि एटलीस्ट 6 महीने से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम लोग उसको सिजोफेनिया बोलेंगे। बट आप सभी ICD-11 की गाइडलाइंस फॉलो करें। खुशबू खान जी, गुड इवनिंग, बड़े दिनों बाद दिखे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, मुझे कौन सा बच्चा बताएगा कि सर अगर हम डिल्यूजन डिसऑर्डर को डायग्नोस करना चाहते हैं तो डिल्यूजन डिसऑर्डर में कितना टाइम, मिनिमम कितने टाइम के लिए डिल्यूजन प्रेजेंट होना चाहिए, तब हम उसको डिल्यूजन डिसऑर्डर बोलेंगे। मैं मोनिका गुज्जर, ओके। मिताली जी, उर्मिला जी, गुड इवनिंग। मिताली जी, गुड इवनिंग। मोनिका जी, गुड इवनिंग। ठाकुर पारुल जी, जल्दी से बताएं, अगर डिल्यूजनल डिसऑर्डर को डायग्नोस करना है तो याद रखना 3 महीने से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी डिल्यूजन को आप डायग्नोस कर पाओगे, तभी डिल्यूजन सिम्टम्स को आप कंफर्म कर पाओगे। बच्चों, डिल्यूजन में सिंपल डिल्यूजन होते हैं। सिंपल डिल्यूजन में हमेशा याद रखा पेशेंट फंक्शनली नॉर्मल होता है, पेशेंट फंक्शनली नॉर्मल होता है, डे टू डे लाइफ आराम से कर पाता है, फंक्शनली नॉर्मल होता है। बट अगर मैं सिजोफेनिया की बात करूं तो यहाँ पे डिल्यूजन तो होता ही होता है, उसके साथ पेशेंट के अंदर बहुत सारे अलग चीजें प्रेजेंट होती है। पेशेंट के अंदर बहुत सारे हेलुसिनेशंस देखने को मिलेंगे, कैटाटोनिया देखने को मिलेगा, थॉट फिनोमिना, कॉम्प्लेक्स बिजार डिल्यूजन, है ना, फंक्शनली एबनॉर्मल होता है ना। मैं नहीं दिख रही हूँ क्या सर? बिल्कुल दिख रहे हैं आप, बिल्कुल दिख रहे हैं आप, सारे दिख रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आज रात को मुझे ऐसा लगता है रात को ज्यादा इंस्टाग्राम चलाते हैं बच्चे ना, सारे आ गए हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों। जल्दी से शेयर कर दें इस सेशन को, लाइव सेशन को आप शेयर कर सकते हैं, किसी के पास भी पहुंचा सकते हैं, जो भी तैयारी कर रहा है वो सब देख सकते हैं इसको। याद रखें डिल्यूजन हमेशा फॉल्स फिक्स बिलीफ होते हैं। अगर मैं मोस्ट कॉमन डिल्यूजन की बात करूं तो पैरानोइड या परसिक्यूटरी डिल्यूजन मोस्ट कॉमन डिल्यूजन होता है। प्रेरणा सिंह जी, याद रखें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन परसिक्यूटरी और पैरानोइड डिल्यूजन इज द मोस्ट कॉमन डिल्यूजन। बच्चों, यहाँ पे कई बार हमें मिस आइडेंटिफिकेशन डिल्यूजन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन। अरे मिस आइडेंटिफिकेशन का मतलब फर्जोली सिंड्रोम, फर्गोली सिंड्रोम। मैं नेहा जी के पास नेहा जी के पास गया, मान ले मैं नेहा जी के पास गया, नेहा जी ने कहा, नेहा जी ने क्या बोला,
है ना। नेहा जी ने क्या बोला, नेहा जी मुझे जानती थी तो मुझे नॉर्मली पहचान जाएगी, मुझे जानते थे मुझे नॉर्मली पहचान जाएगी। ये फर्गोली सिंड्रोम का फीचर नहीं है। बट अगर नेहा जी किसी सड़क चलते आदमी को बोले अरे चंदन सर अरे सर इधर आओ, कहाँ चले, बस समझ जाना नेहा जी किससे ग्रसित है, कौन सी बीमारी से ग्रसित है, फर्गोली सिंड्रोम। फर्गोली सिंड्रोम में पेशेंट अनजान आदमी को अपना जानकार बना लेता है, ऐसे तुरंत चुटकियों में। अरे ये तो अपना ही दोस्त है, अरे कल ही तो मिला था तू, अरे वहां पे खाए थे ना, कुलचे खाए थे, गोलगप्पे खाए थे, अरे वही तो है तू, ऐसे होता है। दिस इज कॉल्ड फर्गोली सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार टॉपिक तुम्हारे एग्जाम के अंदर। बट अगर मैं बात करता हूं सर यहाँ पे एक और सिंड्रोम होता है, इसका नाम कैप ग्रास सिंड्रोम होता है। कैप ग्रास सिंड्रोम, कैप ग्रास सिंड्रोम में नेहा जी पता क्या करेगी, अब नेहा जी सड़क चलते आदमी को चंदन सर नहीं बोलेगी, वास्तव में सड़क पे चंदन सर थे, है ना। आयुषी जी जय श्री कृष्णा, वास्तव में सड़क पे चंदन सर थे और यहाँ पे नेहा जी ने, मैं मान लो मैं नेहा जी को जानता हूं, मैंने कहीं देखा हुआ है नेहा जी को, है ना। वास्तव में सड़क पे चंदन सर थे और नेहा जी ने मना कर दिया, पहचानने से इनकार कर दिया। कौन से चंदन सर हैं, हम नहीं जानते। अरे जबरदस्ती गले पड़ रहे हो, ये कौन सी बात होती है, जाओ दूर जाओ, अरे ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। यहाँ पे चंदन सर को पहचानने से मना करे जो करे, ठीक है। यहाँ पे थोड़े दिन बाद अपनी मम्मी अपने पापा को पहचानने से मना कर देता है पेशेंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कैप ग्रास सिंड्रोम। बच्चों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पेशेंट स्पोज को अपने खास जानकारों को स्ट्रेंजर बना देता है। एंड फर्गोली सिंड्रोम में याद रखना, एफ से फर्गोली, एफ से फ्रेंड, पेशेंट फ्रेंड बनाता है दूसरे अनजान लोगों को। क्या बात याद रहेगी? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। डिल्यूजन फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है, डिल्यूजन फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है। मोस्ट कॉमन आपको बता दिया मैंने, मोस्ट कॉमन डिल्यूजन पैरानॉइड, है ना, या फिर परसिक्यूटरी डिल्यूजन होता है। चलें हेलुसिनेशन की बात करते हैं बच्चों। ऑडिटरी हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है, जल्दी से बताएं। मोस्ट कॉमनली ऑडिटरी हेलुसिनेशन कौन सी डिजीज में देखने को मिलेगा, जल्दी से बताएं। कौन सी साइकोटिक, सर एक मेरे दोस्त है तो 1 GB वाला रिचार्ज कर दो। अच्छा मेरा कोई दोस्त है तो 1 GB वाला रिचार्ज कर दो। सोनम सिंह जी गद्दारी नहीं करनी है, जल्दी से बताएं। अरे ऑडिटरी हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमनली कहां पे देखने को मिलता है, आप सभी को फटाफट बताएं मुझे। ऑडिटरी हेलुसिनेशन बच्चों, सीजोफेनिया में मोस्ट कॉमन जो आपको देखने को, बिल्कुल मंदोली जी क्या बात है, परफेक्ट आंसर। निशा सिंह जी गुड इवनिंग, कैसे हैं, जल्दी से जुड़ जाएं सारे बच्चे। मोस्ट कॉमन सीजोफेनिया में ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, जल्दी से बताएं। विजुअल हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन कहां देखने को मिलेगा, विजुअल हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमनली याद रखना, विजुअल हेलुसिनेशन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, है ना, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के अंदर विजुअल हेलुसिनेशंस देखने को मिलते हैं। पेशेंट चमकता हुआ जोर से आएगा, रात को कूदता हुआ, है ना, रोज जोर से आएगा भागा हुआ हॉल के अंदर, हॉल में मान लो सारे घर वाले बैठे हैं, सारे घर वाले हॉल के अंदर बैठे हैं, कमरे में से जोर से भागता हुआ आएगा, अरे भूतनी भूतनी भूतनी, है ना, ऐसे चिल्लाता हुआ आएगा, समझ जाना पेशेंट को विजुअल हेलुसिनेशन है। तुम जाके देखोगे कमरे में कोई नहीं था, दिस इज द विजुअल हेलुसिनेशन। चलें एक बात बताएं मुझे, क्या हेलुसिनेशन में सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, फटाफट बताएं। हेलुसिनेशन में सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, फटाफट से बताओ। बिल्कुल डेलीरियम में, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत शानदार, परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ना। डेलीरियम के अंदर विजुअल हेलुसिनेशन, अल्कोहल के अंदर विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है ना, अल्कोहल के अंदर। सोनम सिंह जी कह रहे हैं सर भूत भी तो दिख सकता था, आपको जरूरी है भूत नहीं दिखानी, अरे भूत से डरता कौन है, भूतनी से ही डरते हैं सारे के सारे। चलें जल्दी से बताएं, बहुत सारे बच्चे, एडीआर जी बोल रहे हैं, एड्रेनलिन जी बोल रहे हैं, करण शेखावत जी ने कहा एब्सेंट होता है, नहीं होता सर, बिल्कुल भी नहीं होता, कोई संभावना ही नहीं है सर, कोई भी ऐसी संभावना नहीं है जिसके अंदर आप हेलुसिनेशन में सब्जेक्ट को प्रेजेंट कर दो। पर अगर मैं बोलूं यहाँ पे हेलुसिनेशन में भी सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है तो क्या आप मान लोगे मेरी बात, जल्दी से बताएं। कोई ऐसा बच्चा जो मैं बोलूं अगर हेलुसिनेशन में सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है तो क्या आप मान लोगे, जल्दी से बताएं, क्या आप मान लेंगे। अगर मैं कह रहा हूं हेलुसिनेशन में सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है तो आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, जल्दी से बताओ, क्या आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, जल्दी से आंसर करें मुझे। क्या आपने एक ऐसे हेलुसिनेशन का नाम सुना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब ध्यान से एक मेरी बात सुनना, पल्लवी जी मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, नेहा जी नहीं बोल रहे हो, अभी देखो तुम हाँ बोलोगे, अभी हाँ बोलोगे तुम सारे। क्या आपने एक ऐसे हेलुसिनेशन का नाम सुना है कि सर जब पंखे की आवाज आती है, जैसे जैसे पंखे की साउंड आती है, जैसे ही पंखे की घूमने की आवाज आएगी, पेशेंट को दूसरे टाइप का ऑडिटरी हेलुसिनेशन सुनाई देता है। पंखे की आवाज से पेशेंट स्टिमुलेट होता है, पंखे की आवाज से पेशेंट स्टिमुलेट होगा, पंखे की आवाज आएगी पेशेंट को तो पंखे की आवाज से पेशेंट क्या करेगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, पेशेंट पंखे की आवाज से स्टिमुलेट हो जाएगा। सुना है कभी ऐसा आप लोगों ने? हाँ सर सुना है, बिल्कुल सुना है कि सर जैसे ही पंखे की आवाज आती है, गुरुजी ने बोला है तो मान ही लो, ऋतिक जी क्या बात है, थैंक यू सो मच,
थैंक यू सो मच, है ना। कई बार होता ऐसा है कि पंखे की आवाज से, अगर पंखे की आवाज आ रही है पेशेंट को, तो पंखे की आवाज सुन के रोटेटिंग फैन से पेशेंट को ऐसी आवाजें आती है जिससे वो क्रिटिसाइज होता है। तो अब तुम खुद ही बताओ मुझे एक बात कि अगर पंखे की आवाज से पेशेंट को हेलुसिनेशन हो रहा है तो यहां सब्जेक्ट एब्सेंट है या प्रेजेंट है? जल्दी से बताएं, तुमने साइकेट्रिक पढ़ी नहीं है मुझसे ढंग से, है ना। सर जो पढ़ाते हो उसी में सस्पेंस डाल देते हो। अगर पंखे की आवाज से पेशेंट को हेलुसिनेशनी एक्सपीरियंस हो रहे हैं, पंखे की आवाज सुन के पेशेंट को हेलुसिनेशन एक्सपीरियंस हो रहा है, तो क्या यहां पे सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है? क्या यहां तो सब्जेक्ट प्रेजेंट है सर। याद रखना, स्पेशल टाइप के 3 हेलुसिनेशंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं, है ना। स्पेशल टाइप के हेलुसिनेशंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट प्रेजेंट भी होता है। ऑल्दो आपसे अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सब्जेक्ट एब्सेंट होता है हेलुसिनेशन में, तो परफेक्ट आंसर है हाँ, बिल्कुल सब्जेक्ट एब्सेंट होता है सर। इल्यूजन के कंपैरिजन में हम लोग बता सकते हैं सब्जेक्ट एब्सेंट होता है। बट इन केस तुमसे पूछा जाए क्या कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के हेलुसिनेशन होते हैं जिनमें सब्जेक्ट एब्सेंट होता है या प्रेजेंट होता है, तो बिल्कुल बोलना हाँ सर, सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे टाइप के हेलुसिनेशन होते हैं एंड रिफ्लेक्स एंड फंक्शनल हेलुसिनेशन नाम होता है उनका। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन एंड फंक्शनल हेलुसिनेशन। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन का नाम से एग्जांपल याद रखना बच्चों, अगर किसी पेशेंट को म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है तो म्यूजिक की आवाज से उसको विजुअल हेलुसिनेशन होता है, ठीक है। ऐसा हेलुसिनेशन एलएसडी अब्यूज में होता है, एलएसडी अब्यूज में ऐसा हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, अगर किसी पेशेंट के अंदर पंखे की आवाज से ऑडिटरी हेलुसिनेशन सुनाई दे रहा है तो ये फंक्शनल, ये रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन का एग्जांपल है। चले 4 ए बताएं फटाफट, सिजोफेनिया के 4 ए बताएं। ब्लूवलर, बबलर जी, ब्लूवलर जो भी ये नाम है उनका, है ना। ब्लूवलर साहब ने 4 ए दिए थे, ब्लूवलर साहब ने 4 ए दिए थे। पहला ए बताएं, पहले ए की फुल फॉर्म बताएं, 4 ए के नाम जल्दी जल्दी बताएं। सिसोदिया पूजा जी जल्दी से बताएं, सुमन चोपड़ा जी, हर एक बच्चा जल्दी से बताएं। लास्ट में एक सवाल पूछा जाएगा, जो सही जवाब देगा उसको वीडियो से ज्वाइन करवाया जाएगा। थोड़ा सा लंबा सेशन मैं नहीं कर पाऊंगा आज, आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोल के आया हूं, लगातार 4 घंटे तक मैं मैराथन सेशन लेके आया हूं, ठीक है। ब्लूलर जी के अकॉर्डिंग सबसे पहला एम्बीवैलेंस, ठीक है। एसोसिएटिव लूजनिंग हो गया दूसरा, ठीक है। 2 चीजें बता दी आपने, एम्बीवैलेंस, एसोसिएटिव लूजनिंग बता दी। अगला बताएं, ऑटिज्म होता है, बिल्कुल सही बात है, ऑटिज्म बता दिया आप लोगों ने। और एक और बताएं जल्दी से, अफेक्टिव फ्लैटनिंग। अफेक्टिव फ्लैटनिंग, ये 4 ए होते हैं, याद रखिए, एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। क्या तुम्हें पता है कि स्कैंडर के फर्स्ट रैंक सिम्टम्स सुने हैं तुमने? है स्कैंडर के फर्स्ट रैंक सिम्टम्स सुने हैं? टोटल 11 सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर, 11 सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। टोटल 11 सिम्टम्स होते हैं बच्चों, याद रखिए। 11 सिम्टम्स में 3 ऑडिटरी हेलुसिनेशन होते हैं, 3 मेड फिनोमिना होते हैं, 3 थॉट फिनोमिना होते हैं, और यहाँ पे सोमैटिक पैसिविटी देखने को मिलती है, याद रखना, और प्राइमरी डिल्यूजन देखने को मिलता है। मैं जो बातें बोल रहा हूं, कोई बच्चा लिख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, सुन के जरूर, याद नहीं रहने वाला इतना सब कुछ, ठीक है। सुमन चोपड़ा जी ने कहा सर लंबी सांस ले, मैंने ले ली है। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, एम्बीवैलेंस, ऑटिज्म एंड फ्लैटनिंग, बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर है बच्चों। सिम्टम्स की बात करें यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स दवाइयों से रिस्पॉन्ड करेंगे, एंटीसाइकोटिक को रिस्पॉन्ड करते हैं, पॉजिटिव सिम्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। नेगेटिव सिम्टम यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे एंटीसाइकोटिक से। पॉजिटिव सिम्टम रिस्पॉन्ड करते हैं, नेगेटिव सिम्टम रिस्पॉन्ड नहीं करते, इसलिए नेगेटिव सिम्टम खराब बात है। चलिए जल्दी से मुझे बताएं नेगेटिव सिम्टम्स कौन कौन से। एपैथी, एवोलेशन, अरे है कि नहीं, एपैथी, एवोलेशन, एनेडोनिया, है ना, अटेंशन डेफिशिएंट, अफेक्टिव फ्लैटनिंग, एलोजिया, ये कुछ सारे के सारे आप लोगों के नेगेटिव सिम्टम है। डिसऑर्गेनाइज स्पीच, कैटाटोनिया, ये सब सारे के सारे कौन से फीचर्स है आप लोगों के? नेगेटिव सिम्टम्स है। हेलो कैसे हैं ऑफिशियल पायल जी, जल्दी से जुड़ जाएं सारे, जल्दी से जुड़ जाएं। सर फैन को स्टार्ट करो, नहीं पलवी जी, फैन स्टार्ट करूंगा तो साउंड में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मुझे थोड़ा सा मजबूर हूं मैं, ना तो मैं फैन चालू कर सकता, ना कूलर चालू कर सकता, और एसी तो खैर है ही नहीं, कैसे चालू करूं, ठीक है। चले, तो फैन और कूलर चालू नहीं कर सकता मैं, तो मुझे थोड़े से पसीने आ रहे हैं, बट मंजूर, आप सभी के लिए मंजूर है, ठीक है। एपैथी, एनेडोनिया, फ्लैट अफेक्ट, एलोजिया, बिल्कुल। सिंपल गर्ल हेलो कैसे हैं आप? एंड कैटापैक्सी, क्या बात है, इतनी स्वेटिंग हो रही है सर? हाँ तो बढ़िया बात है ना, सारे दिन पढ़ाई तो रहता हूं मैं, करता क्या हूं, कभी तो पसीना निकलना भी चाहिए। चले कोई बात नहीं, स्वेटिंग मंजूर है मुझे, ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अगला देखें, गुड प्रोग्नोस्टिक और बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। ध्यान से बताना मुझे, कौन सा बच्चा मुझे ऐसा बताएगा। चलें जल्दी से पूछते हैं, फीमेल अच्छा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है या बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, फीमेल अच्छा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है या बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है सिजोफेनिया का? जल्दी से, क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में हर बार। फीमेल के अंदर अगर सिजोफेनिया हो गया तो अच्छी बात है या बुरी बात है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से। अरे आने दो, पसीने आ रहे हैं, छोड़ो 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 छोड़ो, पसीने छोड़ो, तुम बस जो सवाल पूछा वो बताए,
है ना, जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दें। फीमेल गुड प्रेग्नोस्टिक फैक्टर, बैड ऑलवेज, एडीआर जी ऐसी बात नहीं करनी है, बैड ऑलवेज नहीं बोलना है, हमेशा बैड ऑलवेज नहीं बोलना है, प्लीज ऐसी बात नहीं करनी। यहाँ पे महिलाओं की तादाद ज्यादा है, 80-20 है ना, 80-20 है यहाँ पे। अगर बैड बोला तो उन्हीं के बीच में जाके जॉब करनी है। याद रखें फीमेल गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है ना। अगर फीमेल को सिजोफेनिया होता है तो सही होने की उम्मीद ज्यादा होती है, याद रखें, है ना। अगर फीमेल पागल होगी तो सही होने की उम्मीद ज्यादा होती है उसको, ठीक है। साइकेट्रिक बात है सर खुद को तकलीफ में डालना भी, खुद को तकलीफ में डालना, कैसी तकलीफ बच्चे, अरे कैसी तकलीफ चले यहाँ पे लेटर ऑनसेट, अगर लेट एज के अंदर आपको सिजोफेनिया देखने को मिलेगा अच्छी बात है ना। अगर एक्यूट ऑनसेट है, एकदम से अर्ली सिम्टम्स आया है तो भी आप लोगों के लिए अच्छी बात है। यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे पॉजिटिव सिम्टम्स अच्छी बात है, यहाँ पे अफेक्टिव सिम्टम्स सारी की सारी अच्छी बात है, यहाँ पे मूड के सिम्टम्स अच्छी बात है। अगर दवाई के साथ अफेक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे तो अच्छी बात है, दवाइयों के साथ अफेक्ट देखने को मिल रहा है तो भी अच्छी बात है, फैमिली सपोर्ट है तो भी अच्छी बात है, कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है पेशेंट की तो भी अच्छी बात है, तो भी अच्छी बात है। क्या बातें समझ आई? दीज ऑल आर द गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। चलें बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर की बात करते हैं। मेल्स, है ना, लड़के अगर पागल हो जाते हैं एक बार फिर सही नहीं होते, है ना। अगर एक बार गई छोड़ के, है ना, पहला प्यार पागल कर जाता है, बहुत से लोगों को कर जाता है, बट नहीं होना है पागल, याद रखें इस बात को, ठीक है। मेल्स बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होते हैं, ठीक है। लड़कियां बिल्कुल याद रख लेगी इस बात को, लड़कियां गलत नहीं करके आएगी। अगर अर्ली ऑनसेट हो जाए, अर्ली एज में, जवान उम्र में सिजोफेनिया हो जाए पेशेंट को, तो यहाँ पे बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर रहता है, ये याद रखें। नेगेटिव सिम्टम बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, नेगेटिव सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलेगा तो बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है, ठीक है। एडीआर जी बुरा लग रहा है थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं। नेट गया रानी प्रजापति जी, इतना कम नेट क्यों बचा के रखा था, पता नहीं था कि रात को मैं आने वाला हूं। चलिए ठीक है, यहाँ पे याद रखना पेरिनेटल इंसल्ट, बचपन में कोई ऐसी घटना हुई है, बचपन में ऐसा कुछ किया गया है तो भी यहाँ पे बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। बच्चों फैमिली सपोर्ट नहीं है तो भी बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। फैमिली हिस्ट्री यहाँ पे है अगर किसी पेशेंट में तो भी बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। ये सारी बातें याद रखें। यहाँ पे हम लोग एंटीसाइकोटिक दे सकते हैं पेशेंट को। जल्दी से बताएं सिजोफेनिया में डोपामिन के लेवल के साथ क्या होता है। सिजोफेनिया में डोपामिन का लेवल बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, फटाफट आंसर बोलें। इंक्रीज और डिक्रीज, सिजोफेनिया में डोपामिन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, फटाफट बताएं, जल्दी से बताओ। डोपामिन का लेवल बढ़ता है ना, डू पेन इंक्रीज, वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मेरा, पार्किंसन डिजीज में डोपामिन के लेवल के साथ क्या होगा। अगला क्वेश्चन मेरा, पार्किंसन के अंदर डोपामिन के लेवल के साथ क्या होगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। पार्किंसन के अंदर डोपामिन के लेवल के साथ क्या होता है, जल्दी से बताओ। पार्किंसन डिजीज में, पार्किंसन में डोपामिन का लेवल बढ़ा दिया तुम लोगों ने, गद्दारी करते हो हैं, फोड़ दिए जाओगे। पार्किंसन में डोपामिन का लेवल डिक्रीज होता है ना। पेशेंट दोपहर में पार्क में गया और बीमार हो गया, दोपहर में पार्क में गया और बीमार हो गया, तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, पार्किंसन डिजीज डोपामिन लेवल डिक्रीज, ठीक है। सिजोफेनिया में डोपामिन का लेवल बढ़ता है। करण जोरा जी आप भी हमारी फील्ड से हैं, हमने तो लगा था सोना चांदी में ही रहते हो सारे दिन। थैंक यू सो मच, आप ज्वाइन किया, आपने रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू सो मच करण जी। ये हमारे बचपन के मित्र हैं और ऐसी छोटी छोटी चीजें हम कर रहे हैं, इससे हमें बहुत सारे लोगों से बात करने का मौका मिल जाता है, जिससे ओकेजनली हमारी बात नहीं होती है, ठीक है। चलिए ये कुछ बात हो गई। सबसे पहला मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट बताएं। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट कौन सा देखने को मिलता है, जल्दी से बताएं आंसर। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट, मोस्ट कॉमन बिल्कुल डिक्रीज होता है, बिल्कुल खुशबू जी मैंने समझ लिया, मैंने बता दिया डिक्रीज होता है। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट, फटाफट आंसर करें, जल्दी आंसर करें। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट कौन सा होता है बच्चों, जल्दी से बताएं। ईपीएस पूछ रहा हूं मैं, एंटीसाइकोटिक्स के बाद ईपीएस देखने को मिलता है। ईपीएस में मोस्ट कॉमन ईपीएस कौन सा है, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट कौन सा होता है पेशेंट के अंदर, जल्दी से बताओ। कितनी बार समझाया तुम्हें, एकाथीशिया मोस्ट कॉमन होता है, जहां पे पेशेंट को रेस्टलेसनेस होती है, लोअर लिम्ब मूवमेंट होती है ना। एकाथीशिया याद रखना है बच्चों, ए से एकाथीशिया मोस्ट कॉमन होता है बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रोपेनोलोल, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, प्रोपेनोलोल। एकाथीशिया याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे सीवियर कौन सा होता है, सबसे सीवियर कौन सा होता है। सुमन चोपड़ा जी ये सब मैंने अन अकेडमी पे पढ़ाया है ना, मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया, अन अकेडमी पे सब आपको मिलेगा पढ़ने को, क्रैश कोर्स में पढ़ाया है, ठीक है।
जल्दी से अगला आंसर बताएं, मोस्ट सीवियर कौन सा होता है? मोस्ट सीवियर कौन सा होता है? जल्दी से बताओ। मोस्ट सीवियर न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम सबसे सीवियर होता है, ठीक है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम सबसे सीवियर होता है। सबसे लीथल कौन सा होता है? सबसे लीथल पेशेंट की डेथ किस कारण हो जाती है? ईपीएस के अंदर पेशेंट की डेथ किस कारण होती है? जल्दी से बताएं। ईपीएस के अंदर पेशेंट की डेथ किस कारण होती है? पेशेंट की डेथ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम में पेशेंट की डेथ हो सकती है। किस कारण होगी पेशेंट की डेथ? जल्दी से बताएं। पेशेंट की डेथ का कारण होता है लैरिंजियल डिस्टोनिया। पेशेंट की डेथ का कारण होता है लैरिंजियल डिस्टोनिया। याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लैरिंजियल डिस्टोनिया। चले फटाफट से मुझे बताएं क्लोजापाइन के बारे में। क्या क्लोजापाइन वेट लॉस कराएगी या वेट गेन कराती है? जल्दी से बताएं, क्लोजापाइन के बारे में बताएं। क्लोजापाइन वेट लॉस कराएगी या वेट गेन कराएगी? अरे जल्दी से बताएं क्लोजापाइन के बारे में। अंजलि जी जल्दी से बताएं, क्लोजापाइन वेट लॉस कराएगी या वेट गेन कराएगी? फटाफट से आंसर करें। बिल्कुल वीडियो रिक्वेस्ट ना भेजें। वीडियो रिक्वेस्ट का बताया मैंने, आप सभी को लास्ट में एक सवाल पूछा जाएगा, जो सबसे जल्दी और सबसे सटीक आंसर फेंक के मारेगा उसको यहाँ पे थोड़ी देर बात करने का मौका मिलेगा, ठीक है। ठीक है, चलें थोड़ी देर ज्वाइन कराएंगे, पक्का लास्ट में बात करेंगे, किसी भी एक बच्चे से पक्का बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लोजापाइन वेट गेन करवाता है, बिल्कुल वेट गेन करवाता है, याद रखें। यहाँ पे क्लोजापाइन सिडेशन करवाएगा, नींद ज्यादा आती है, डिसलिपिडीमिया होता है क्लोजापाइन के कारण, याद रखना पेशेंट के अंदर डिसलिपिडीमिया देखने को मिलता है क्लोजापाइन के कारण, ठीक है। क्लोजापाइन के कारण ज्यादा स्लाइवेशन देखने को मिलता है, क्लोजापाइन हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है, और क्लोजापाइन के कारण सीजर के थ्रेशोल्ड डिक्रीज हो जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप सभी याद रखें। और यहाँ पे लिथल साइड इफेक्ट होता है क्लोजापाइन का, जैसा कि भी हार्दिक पाटीदार जी ने बताया, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, ठीक है अनमोल जी, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस इज द लिथल साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापाइन, ठीक है। लिथल इफेक्ट ऑफ साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोजापाइन। इसके अलावा मायोकार्डाइटिस भी होता है बच्चों, मायोकार्डाइटिस भी लिथल इफेक्ट होता है, याद रखना। जो भी पेशेंट क्लोजापाइन पे होता है उसका हमें WBC काउंट चेक करवाना है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट चेक करवाना होता है। यहाँ पे हम लोग हर हफ्ते 6 महीने तक हर हफ्ते पेशेंट का ये सारे लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ पे अगर किसी पेशेंट को यहाँ पे मूड डिसऑर्डर है, तो मूड डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए कितने टाइम तक सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए? याद रखना 2 हफ्ते से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आप लोग पेशेंट का मूड डिसऑर्डर को, डिप्रेसिव डिसऑर्डर को पता लगा सकते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया, इंक्रीज स्लाइवेशन, सीजर, ठीक, मायोकार्ड, बिल्कुल सही बात है ठाकुर जी, पारुल जी, क्या बात है, परफेक्ट। बच्चों ऐसे लिख के रिप्लाईज दे, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दे, है ना। रामबाण ड्रग क्लोजापाइन होती है, बिल्कुल होती है, बट साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए क्लोजापाइन के अलावा पहले हम इसको बाद में सिलेक्ट करते हैं। लास्ट के अंदर हम लोग रामबाण हमेशा लास्ट में अपनाया जाता है, शुरुआत में हम क्लोजापाइन को नहीं अपनाते हैं ना। शुरू में क्लोजापाइन दे दिया, पेशेंट 6-7 महीने के अंदर ऐसा मोटा होके आएगा तुम्हारे सामने कि मुझे पतला कर दे, दवाई क्यों दी तूने, तेरे को फोड़ दूंगा पकड़ के। समझ आ रही है बात? चलें अगला क्वेश्चन देखें, अलका जी बताएंगे अगले क्वेश्चन का सवाल। डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर 2 हफ्ते, बिल्कुल भारती राजपूत जी परफेक्ट आंसर है, 2 हफ्ते से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए। डिप्रेसिव एपिसोड में 3 कोर सिम्टम्स होते हैं, 3 कोर सिम्टम्स कैसे याद रखेंगे सर? एनर्जी इश्यू होता है, मूड इश्यू होता है और इंटरेस्ट इश्यू होता है। एनर्जी, मूड और इंटरेस्ट इश्यू होता है। अगर ये 3 इश्यू प्रेजेंट है, समझ जाना डिप्रेसिव डिसऑर्डर है पेशेंट को, डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। मूड डिसऑर्डर के अंदर एनेडोनिया होता है। एनेडोनिया की फुल फॉर्म बताएं फटाफट, एनेडोनिया किसे बोलते हैं हम लोग? एनेडोनिया किसको बोला जाता है? जल्दी से बताएं, एनेडोनिया किसको कहा जाता है? जल्दी से बताएं। पैथोलॉजिकल गिल्ट क्या होता है? जल्दी से बताओ। पैथोलॉजिकल गिल्ट, टर्मिनल इंसोम्निया, क्या है ये सारी चीजें, क्या पता आप सभी को? एनेडोनिया, पेशेंट प्लेजरेबल चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, जिन चीजों को पहले सुन के वो खुश हुआ करता था, उसको सुन के खुश नहीं होता। किसी ने जाके बोला तेरी सरकारी नौकरी लग गई, क्या बोलेगा? अबे जा बे, लग गई होगी, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं, लैक ऑफ प्लेजर, विदाउट रिएक्शन, है ना। मेरे जैसे या तुम्हारे जैसे कोई बोले सरकारी नौकरी लग गई, कूद के पढ़ते हैं, उछल के पढ़ेंगे, अबे जल्दी बता, रिजल्ट दिखा जल्दी से, है ना। तो ये होता है प्लेजर को फील करना, वो पेशेंट प्लेजर फील नहीं कर पाएगा। यहाँ पे पेशेंट को टर्मिनल इंसोम्निया होता है। टर्मिनल इंसोम्निया याद रखना, पेशेंट मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता है, पेशेंट मॉर्निंग के अंदर जल्दी उठ जाता है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल इंसोम्निया। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर अटेंशन गायब है और पेशेंट का कंसंट्रेशन गायब हो जाता है, भूख तो गायब हो ही जाती है। जीवन में कभी ना कभी एक बार तो डिप्रेशन में पक्का गए होगे, डिप्रेसिव एपिसोड एक बार जरूर फील किया होगा अपने जीवन के अंदर कभी ना कभी, और भूख जरूर गायब हुई होगी उस टाइम पे भूख से जरूर नाता टूटा होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। डिप्रेसिव एपिसोड में जितने भी पेशेंट जाते हैं उनमें से 15% पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश करते हैं। ब्राड जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? लेट हो गए। चलें मोस्ट कॉमन मोड ऑफ सुसाइड बताएं। सबसे ज्यादा पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट कौन से मोड से करता है? जल्दी से बताएं, मोस्ट कॉमन कौन से मोड से पेशेंट सुसाइड करेगा? मोस्ट कॉमन अटेम्प्ट बताएं, सुसाइड किससे करता है? मोस्ट कॉमन मोड ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट बताएं, जल्दी से बताएं बच्चों, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट
जल्दी से बताएं, जल्दी से बताओ। हैंगिंग, बिल्कुल ठाकुर पारुल जी परफेक्ट आंसर है। हैंगिंग से सबसे ज्यादा पेशेंट सुसाइड करता है। ठीक है, हैंगिंग के कारण सबसे ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट होती है बच्चों, याद रखना। हैंगिंग करता है पेशेंट सबसे ज्यादा। अगर मैं यहाँ पे सुसाइड रेट की बात करूं तो यहाँ पे याद रखना हर साल 1.5 लाख सुसाइड डॉक्यूमेंट होती है भारत देश के अंदर। 1.5 लाख सुसाइड डॉक्यूमेंट होती है भारत देश के अंदर। इसका मतलब हर 4 मिनट में एक सुसाइड हो रही है देश के अंदर, हर 4 मिनट के अंदर एक सुसाइड हो रही है। तो तुम सोच सकते हो कितना बड़ा रिस्क है यहाँ पे, कितना ज्यादा प्रेवलेंस है, कितने ज्यादा इंसिडेंस है सुसाइड के यहाँ पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम लोगों से पूछा जाए मेल ज्यादा सुसाइड करते हैं, फीमेल ज्यादा सुसाइड करते हैं, जल्दी से बताएं, मेल ज्यादा सुसाइड करेंगे या फीमेल? माही प्रजापति जी, पॉइजन याद रखें, यहाँ पे हैंगिंग मोस्ट कॉमन मेथड है सुसाइड का, कि पेशेंट्स हैंगिंग के कारण मोस्ट कॉमन मर जाता है। बट अगर कोई पूछे तुमसे सुसाइड अटेम्प्ट का मोस्ट कॉमन कारण, ध्यान से सुने मेरी एक बात, कि सर अगर पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट का मोस्ट कॉमन कारण पूछा जाए तो पॉइजन खा के सबसे ज्यादा लोग आते हैं जो बच जाते हैं। बट अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन मेथड बताएं सुसाइड अटेम्प्ट का, तो मोस्ट कॉमन मेथड सुसाइड होने का, कि पेशेंट मर ही गया है, तो हैंगिंग होता है, तो हैंगिंग होता है, याद रखना। ठीक है, वास्तव में सुसाइड करके सबसे ज्यादा कौन मरते हैं? मेल मरते हैं, मैक्सिमम मेल में रेशियो ज्यादा होता है सुसाइड करके डेथ हो जाने का, है ना। जो सक्सेसफुल सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं वो मेल्स होते हैं। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स में अनसक्सेसफुल सुसाइड अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं। अनसक्सेसफुल सुसाइड अटेम्प्ट बोला जाए तो, अनसक्सेसफुल ज्यादा अटेम्प्ट सुसाइड अटेम्प्ट बोला जाए तो, अरे मैं मर जाऊंगी, तू नहीं मिला मुझे तो मैं अपना जीवन खो दूंगी, मेरा जीना व्यर्थ है तेरे बिना मेरा जीवन जीना व्यर्थ। और गलती से तुमने मजाक में बोल दिया, कोई मेरे जैसा हुआ जो आगे से मजाक कर दे, हाँ ठीक है जा जल्दी जा, और बाद में पता लगा कि सीधा पुलिस वाले आए पूछताछ करने, आपका नाम लिख के गई थी, सत्यानाश हो गया, है ना। चले, तो ऐसी गलती ना करें डेविल जी बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। ठीक है, मजाक में किसी को भी ऐसा बिल्कुल ना बोलें कि जा, ठीक है। अगर बोल दिया जा और वो चली गई सच में, तो फिर पुलिस वाले लेने आएंगे सीधा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, याद रखें इसको। चलें, पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड पोस्टपार्टम साइकोसिस, क्या आप सभी ने सुना है? पोस्टपार्टम ब्लूज के लिए जल्दी से बताएं, पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर जो डिप्रेशन होता है, कितने टाइम पीरियड का टाइम, कितने टाइम तक, अगर आपको डिलीवरी के बाद कितने टाइम तक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तो उसको पोस्टपार्टम अपने सिम्टम्स बोलते हैं, पोस्टपार्टम ब्लू बोलते हैं। सर डीएमआर से रिलेटेड कोई जानकारी दीजिए ना। उसका बस मुझे इतना पता है, थैंक यू सो मच, लव यू टू डेविल जी। मेरा सिर्फ इतना मुझे उसका पता है, प्रोविजनल लिस्ट आई है उसकी, है ना। प्रोविजनल लिस्ट में मेरे पास 2-3 बच्चों के मैसेजेस आए कि उनका सिलेक्शन हुआ है उसके अंदर। अभी एक फाइनल लिस्ट आनी बाकी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, बस इतना ही अपडेट है मेरे पास उसका। ठीक है, चलें फटाफट से बताएं कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम पीरियड होना चाहिए अगर हम डिलीवरी के बाद किसी पेशेंट के अंदर पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस, पोस्टपार्टम ब्लू जैसी चीजें देखते हैं तो 6 वीक्स, परफेक्ट। आईसीडी 11 क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 6 हफ्ते से ज्यादा, है ना, अप टू 6 वीक्स या 6 वीक्स से ज्यादा अगर सिम्टम्स प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर जाना जाता है। मैक्सिमम मोस्ट कॉमन पोस्टपार्टम ब्लूज होता है जो सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप ठीक हो जाता है ना, थोड़ी बहुत रूटीन एक्टिविटीज डिस्ट्रैक्ट होती है, पेशेंट सही हो जाता है। 6 वीक्स याद रखें रितिका जी, है ना। पोस्टपार्टम साइकोसिस सबसे सीवियर होता है, उसके अंदर आपको साइकोटिक मैनेजमेंट देना पड़ेगा। और अगर मैं डिप्रेशन की बात करूं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यहाँ पे पेशेंट को सर्टेलिन SSRI दी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाइपोलर डिसऑर्डर कितने टाइप्स के होते हैं? बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर आप लोगों से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे पूछना है वो पूछना है साइक्लोथाइमिया। बच्चों साइक्लोथाइमिया के अंदर आप लोग क्या समझते हो? साइक्लोथाइमिया से क्या बात समझ में आती है? जल्दी से बताएं। साइक्लोथाइमिया से आप लोगों को क्या बातें समझ में आती है? फटाफट से मुझे बताएं, साइक्लोथाइमिया से आप लोग क्या समझते हैं? जल्दी से बताओ, साइक्लोथाइमिया से आप लोग क्या समझते हैं? जल्दी से बताएं, मुझे बुलाया जा रहा है, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैंने किसी का कॉल पिक नहीं किया पिछले 5 घंटों से। जल्दी से बताएं, साइक्लोथाइमिया से आप लोग क्या समझते हैं? जल्दी से बता दें। अरे अनीमिया नहीं, साइक्लोथाइमिया, साइक्लोथाइमिया पूछा है, अनीमिया नहीं पूछा है निशा ठाकुर जी, साइक्लोथाइमिया पूछा है। साइक्लोथाइमिया नहीं, वो साइक्लोथाइमिया पूछ रहा हूं। साइक्लोथाइमिया बच्चों याद रखें साइक्लिक मूड होता है ना। मॉर्निंग मेनिया, इवनिंग डिप्रेशन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल डेविल जी, बिल्कुल बताऊंगा ना। तुम सभी हो एनर्जी यार, खाना नहीं है, डाइट से एनर्जी नहीं आती, तुम सभी से आती है ना। अब तुम भी तो टाइम निकाल के लाइव आ रखे हो, इतने सारे बच्चे, तो यही तो एनर्जी का कारण है बच्चों, तुम ही लोग हो एनर्जी का कारण मेरी। ठीक है, कोई डाइट नहीं है मेरी एनर्जी का कारण। वैसे मैंने बादाम रख रखे हैं अपने पास भिगो के और मैं खा रहा हूं काफी देर से। चलें अगला क्वेश्चन बच्चों याद रखें, यहां पे आप लोगों को परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर के अंदर आता है। परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर के अंदर डिस्थाइमिया, साइक्लोथाइमिया आता है।
परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए याद रखना एटलीस्ट 2 साल से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए, तब उसको आप परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर बोलते हो। एटलीस्ट 2 साल से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर 2 साल से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर। परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर के अंदर डिस्थाइमिया आता है। डिस्थाइमिया मतलब एबनॉर्मल मूड, हर टाइम एबनॉर्मल मूड रहेगा उसका, ठीक है। साइक्लोथाइमिया साइक्लिक मूड, कभी हाई कभी लो। डबल डिप्रेशन देखने को मिलता है। डबल डिप्रेशन याद रखें, डिस्थाइमिया का पेशेंट, डिस्थाइमिया के पेशेंट में अगर डिप्रेशन डेवलप हो जाए, डिस्थाइमिया के पेशेंट में अगर डिप्रेशन डेवलप हो जाए तो वो कंडीशन डबल डिप्रेशन कहलाती है। यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए हम लोग पेशेंट को एसएसआरआई दे सकते हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए एसएसआरआई दिया जाता है, याद रखना। और यहाँ पे हम लोग पेशेंट को टीसीए भी दे सकते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं। राधे राधे, ठीक है, याद रखना है ना, याद रखें। बादाम पार्सल करो नहीं, बादाम पार्सल नहीं कर सकते अभी चलें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को याद रखना है। बच्चे मुझे एक ऐसी दवाई का नाम बताओ, ऐसी दवाई का नाम बताओ जिसके अंदर सबसे कम सेक्सुअल साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, सबसे लीस्ट सेक्सुअल साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसी दवाई का नाम बताएं, ऐसी एंटी डिप्रेसेंट का नाम बताएं, जल्दी से बताएं। ऐसी एंटी डिप्रेसेंट का नाम बताएं जिसके अंदर सबसे कम सेक्सुअल साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। क्लास चल रही है यार, क्लास बिल्कुल परफेक्ट चल रही है ना। ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल डबल डिप्रेशन आपके नोट सेट के अंदर आया था इस बार। डेफिनेशन पूछी गई थी डबल डिप्रेशन की, मैंने बता दिया आप लोगों को। अगला सवाल पूछा है मैंने तुम लोगों से, सबसे कम लीस्ट साइड इफेक्ट, लीस्ट सेक्सुअल साइड इफेक्ट। तो याद रखना सबसे कम सेक्सुअल साइड इफेक्ट आप लोगों को बुप्रोपियोन में देखने को मिलते हैं। बुप्रोपियोन दवाई होती है जिसके अंदर सबसे कम सेक्सुअल साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। चलें, ईसीटी के बारे में बताएं। ईसीटी का कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्या प्रेगनेंसी में ईसीटी नहीं दे सकते क्या? जल्दी से बताओ बच्चों, क्या प्रेगनेंसी में ईसीटी नहीं दे सकते क्या? क्या प्रेगनेंसी के अंदर ईसीटी नहीं दी जा सकती? प्रेगनेंसी में ईसीटी दे सकते हैं या नहीं दे सकते? फटाफट आंसर बताएं। प्रेगनेंसी के अंदर ईसीटी, प्रेगनेंसी में ईसीटी दी जा सकती है क्या? मेरा शुक्रिया कैसे अदा करें, आप ही बोलिए, पक्का बोल दूं मैं। सिलेक्शन करा के, सिलेक्शन करवा के कर देना, सिलेक्शन करवा के कर देना, ठीक है। चलें, प्रेगनेंसी में ईसीटी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है ईसीटी का। बच्चों एक और दे सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट दिल बिल्कुल दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर ईसीटी दी जाती है, याद रखें, प्रेगनेंसी के अंदर ईसीटी दी जाती है, ठीक है। अर्ली ट्राइमेस्टर में केयरफुल रहना होता है और लेट ट्राइमेस्टर के अंदर लेबर इंड्यूस हो जाती है। बट यहाँ पे पेशेंट को ईसीटी तब देनी पड़ रही है जब पेशेंट मरने के आसपास पहुंच गया है ना। जब पेशेंट में इतने ज्यादा सिम्टम्स है तभी ईसीटी देनी है। तो यहाँ पे पेशेंट के छोटे मोटे साइड इफेक्ट को इग्नोर किया जाए। यहाँ पे रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन सिर्फ एक ही होता है, वो होता है रेज्ड आईसीपी, रेज्ड आईसीपी, रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जहां पे आप लोगों को सोचना है कि ईसीटी देनी है या नहीं देनी। अदरवाइज ईसीटी हर जगह दी जा सकती है। याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है आप सभी से। ओके, गॉट इट। यहाँ पे सीवियर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उन पेशेंट में ईसीटी दी जा सकती है ना। सीवियर डिप्रेशन में ईसीटी दी जा सकती है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जहां पे ईसीटी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। चलें, लिथियम की रेंज बताएं फटाफट। लिथियम टॉक्सिसिटी के अंदर कौन से टाइप के ट्रेमर्स, कौन से टाइप के ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं? लिथियम टॉक्सिसिटी में कौन से टाइप के ट्रेमर्स आते हैं? जल्दी से बताओ, बताओ लिथियम टॉक्सिसिटी। थैंक यू सो मच रितिका राजपूत जी, फटाफट बताएं। लिथियम टॉक्सिसिटी बच्चों कौन से टाइप के ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे? फाइन ट्रेमर्स या कोर्स ट्रेमर्स? लिथियम टॉक्सिसिटी का फीचर कौन है? फाइन ट्रेमर्स है या कोर्स ट्रेमर्स है? 0.6 से 1.2 बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर है, ठीक है। 0.6 से याद रखें, 0.5 से 1.5 भी याद रख सकते हो। 0.5 से 1.5 एग्जैक्ट रेंज याद रखना, ठीक है। अलग अलग दे रखी है किताबों में, 0.5 से 1.5 सबसे एग्जैक्ट रेंज है। और जब 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ड्रग होती है तो सबसे अच्छी काम करती है। 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कंसंट्रेशन पे लिथियम सबसे परफेक्ट काम करती है। और अगर 1.5 से ज्यादा हो जाएगा, 1.5 से ज्यादा, तो टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। मेरा क्वेश्चन तुमसे है कि कौन से ट्रेमर्स के कारण आपको टॉक्सिसिटी का साइन देखने को मिलेगा? अर्चना पाल जी का आंसर आ गया है, सिलेक्शन हो जाएगा, वही आपका थैंक्स होगा। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, कोर्स ट्रेमर्स, बिल्कुल कोर्स ट्रेमर्स बच्चों सही आंसर है। बिल्कुल यहाँ पे कोर्स ट्रेमर्स लिथियम टॉक्सिसिटी में देखने को मिलता है। एप्स्टीन एनोमली, प्रेगनेंसी में लिथियम ले ले अगर मदर तो एप्स्टीन एनोमली देखने को मिलती है, ठीक है। उज्जैन आएंगे, बिल्कुल जल्दी आएंगे उज्जैन पर, बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आखिरी क्वेश्चन आज का, ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा आज, माफ करिएगा। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जल्दी से मुझे बताएं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए कितने टाइम से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए?
जो बच्चा इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसको वीडियो कॉल से कनेक्ट करवाया जाएगा। पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को यहाँ पे डायग्नोस करने के लिए कितने से ज्यादा टाइम तक सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए? आप लोग पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को कैसे डायग्नोस करोगे बताएं? मिनिमम कितने सिम्टम्स, कितने टाइम तक सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे तब आप उसको पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हो? फटाफट बताएं, फटाफट बताएं। नेहा जी 4 हफ्ते तक, क्या बात है, नेहा जी ने परफेक्ट आंसर दिया है ना। बट नेहा जी ने रिक्वेस्ट करी है क्या? नेहा जी ने वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट नहीं करी है। चले, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर है नेहा जी, सटीक आंसर है। 4 वीक से ज्यादा अगर सिम्टम्स प्रेजेंट है देन हम इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को याद रखें, हाइपर अराउजल देखने को मिलेगा, फ्लैशबैक्स, नाइटमेयर्स आते हैं पेशेंट में, अवॉइडेंस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है ठाकुर पारुल जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। यहाँ पे कोई ज्वाइन करना चाहेगा लास्ट के अंदर? जल्दी से बताएं, कौन सा बच्चा है जो ज्वाइन करना चाहेगा लास्ट के अंदर? जल्दी से बताएं, कोई बच्चा ज्वाइन करना पसंद करेगा यहाँ पे क्लास को? जल्दी से बताओ, फटाफट बताएं। जो भी ज्वाइन करना चाहता है जल्दी से रिक्वेस्ट भेज दे, मैं फटाफट से एक्सेप्ट कर लूंगा और जल्दी से ज्वाइन करके 2 मिनट बात करेंगे और इस क्लास को आज समाप्त करेंगे। जल्दी से बताएं बच्चों, कौन सा बच्चा है, कौन सा है जो ज्वाइन करना पसंद करेगा? चलें, किसको ज्वाइन करवाया जाए आज? चलें, वैदिक जल्दी से देखें, फटाफट से जल्दी से बताएं। जल्दी से कोई ज्वाइन हो सकता है तो जल्दी से हो जाए, मैंने शायद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है। और कौन ज्वाइन होना चाहता है? और कौन ज्वाइन होना चाहता है? चले, नेट खत्म हो गया। नित्या गुप्ता जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो नहीं कर सकता कोई जबरदस्ती नहीं है, जो मतलब चाहता है करना वही करे, है ना। चले, जल्दी से मैंने करी है सेट, कोई अगर है तो कर ले प्लीज। सब सो रहे हैं सर जी? ओके, सोने दो सभी को, उठाना नहीं है किसी को भी, ठीक है। सो रहे हैं सभी को, सोने दो ना, मैं जोर से बोल दूंगा और सब उठ जाएंगे, तुम्हारी धुलाई हो जाएगी फालतू में। चले ठीक है। चले, ठीक है। आज शायद सभी का इश्यू है, कोई ना कोई, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं हो पा रहा कोई कनेक्ट, है ना। शायद रात का टाइम है इसलिए कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा। मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी है बट शायद कोई नहीं कनेक्ट हो पा रहा अभी, ठीक है। चले, बट यहाँ पे मेरे एक अच्छे मित्र की रिक्वेस्ट आई है, चले आज इनसे बात करके देखते हैं। मैंने अभी देखी, मैंने इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। आज मेरे एक मित्र की रिक्वेस्ट आई है, इनसे बात करते हैं, अगर ये ज्वाइन कर पाए तो ठीक है। शायद वो, चले ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, मिलते हैं। ठीक है, चले मिलते हैं। बाय बाय, टाटा। फेस बेकार हो रखा है तो फिर ज्वाइन नहीं करना, है ना। ठीक है, चले, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, ख्याल रखें, मस्त रहें। नेटवर्क इश्यूज भी आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के और शायद रात का टाइम भी है इसलिए बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे, है ना, कोई बात नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें। और मैं भी जाता हूँ, मैं भी सोता हूँ आज, और बहुत देर हो गई मुझे, शायद 4 से 5 घंटे हो गए। ठीक है, 5 घंटे से मैं बोल रहा हूँ लगातार और मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, प्लीज पढ़ाई करते रहें और मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस डे 3rd सेशन, है ना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू, ख्याल रखें।